रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। देखिए रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन में दो स्टेटमेंट्स यूज किए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट सुने ध्यान से, उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो अभी आपको बता दिया जाएगा। परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स बाय टेकिंग r एट ए टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग इज नॉट इन एनी अरेंजमेंट। एक बार फिर सुने, परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स बाय टेकिंग r एट ए टाइम in which one particular thing is not in any arrangement। ये जो लास्ट वर्ड मैंने यूज किया, one particular thing is not in any arrangement, इसके जगह पर यह भी स्टेटमेंट हो सकता है one particular thing does not occur। इसके जगह पर एक और स्टेटमेंट हो सकता है one particular thing never occur। तीनों की मीनिंग एक ही है। one particular thing is not in any arrangement, one particular thing does not occur, one particular thing never occur। तीनों की मीनिंग एक ही है। और इसे कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज किया जाता है n-1 PR। अब मीनिंग ये, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो क्वेश्चन इस स्टेटमेंट इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली दिया गया है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसी फार्मूले को लगा देंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और उसके बाद मैं बताऊंगा ये फार्मूला कैसे बनता है। Permutation of 10 different things by taking 4 at a time in which one particular thing is not in any arrangement। ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। Permutation of 10 different things by taking 4 at a time in which one particular thing is not in any arrangement या one particular thing never occur। तो हम क्या करेंगे, 10 तो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 का अरेंजमेंट करना है, मीनिंग n हुआ 10, r हुआ 4, one particular thing is not in any arrangement। तो अब आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10-1 P4 और ये आप लिख लेंगे 9P4। अब 9P4 को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू पाते हैं वही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ये भी ध्यान दें, कभी कभी इस क्वेश्चन में वन पर्टिकुलर थिंग के जगह पर टू पर्टिकुलर थिंग्स का दिए जाते हैं। क्वेश्चन वही है, परमुटेशन ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स बाय टेकिंग 4 एट ए टाइम इन विच टू पर्टिकुलर थिंग्स इज नॉट इन एनी अरेंजमेंट या टू पर्टिकुलर थिंग्स नेवर अकर। तो अब आप क्या करेंगे, जहां 1 था इस फार्मूले में वहां आप 2 कर देंगे और उसके बाद सब कुछ सेम है। 10 में से 2 यहां चला गया, P4। तो अब आपका ये हो जाएगा 8P4। 3 पर्टिकुलर थिंग्स होते तो इस 1 के जगह पर हम 3 कर रहे होते, उसके बाद जो वैल्यू पाते वो हमारा आंसर हो जाता। हम ये क्यों कर रहे हैं, ये फार्मूला कैसे बनता है, जरा सुने एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एज्यूम करें कोई एक क्लासरूम है, उसके फर्स्ट रूम में टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। एक कोई क्लासरूम है जिसके फर्स्ट रूम में 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं। बाहर मुझे 4 स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट करना था क्लासरूम के बाहर। ध्यान से सुने, फर्स्ट रूम में 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, बाहर मुझे 4 स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट करना है। एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कहा जो बाहर 4 का अरेंजमेंट हो रहा है उसमें मुझे जाना ही नहीं है। उसी स्टूडेंट ने कहा वह 10 में से ही है एक, उसने कहा कि बाहर जो 4 का अरेंजमेंट करने वाले हैं उसमें मुझे जाना ही नहीं है। तो मीनिंग एक पर्टिकुलर थिंग, अब स्टेटमेंट मैच कराएं, वन पर्टिकुलर थिंग इज नॉट इन एनी अरेंजमेंट। हमें तो 4 का ही अरेंजमेंट चाहिए, वो जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आर के जगह पर तो हम 4 ही लिखेंगे, लेकिन अब वो 4 का अरेंजमेंट हम कितने में से करने वाले हैं, 9 में से ही तो करेंगे, क्योंकि जो 10 स्टूडेंट्स थे उसमें एक वो भी था और उसने मना कर दिया कि बाहर मुझे नहीं जाना। तो जो रिमेनिंग 9 बच गए हम उसी में से बाहर 4 का अरेंजमेंट कर लेंगे। वही तो यहां भी है 9P4। इसीलिए फॉर्मूला बनता है n-1 PR। अगर 2 पर्टिकुलर होते, 2 ने कह दिया मुझे नहीं जाना, तो बाहर तो हम 4 का ही अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन 2 निकाल कर, मीनिंग 8 में से जो ये है। इसीलिए ये फार्मूला बनता है। रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन का दूसरा फार्मूला, परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स बाय टेकिंग r एट ए टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज आकर। वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज आकर।
या वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज इन एनी अरेंजमेंट। तो अब इसकी मीनिंग क्या है? हमें टोटल ऑब्जेक्ट्स तो n दिए गए, उसमें से r का अरेंजमेंट करना है, लेकिन वन पर्टिकुलर थिंग हमेशा होना ही चाहिए। तो उस केस में या ऐसे किसी स्टेटमेंट में फॉर्मूला यूज करते हैं r इंटू n-1 p(r-1). फॉर्मूला ये बन जाता है। ये कब बनता है? जब वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज आकर हो, और ये कब बनता है? जब वन पर्टिकुलर थिंग नेवर आकर हो। वन पर्टिकुलर थिंग नेवर आकर, और ये कब बनता है? वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज आकर। इसका फार्मूला ये कैसे बनता है वो भी जरा हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहले देखें, उसके बाद हम चलते हैं। मैंने एक क्वेश्चन कहा, परमुटेशन ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स बाय टेकिंग 4 एट ए टाइम, इन विच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज आकर। 10 ऑब्जेक्ट्स में से हमें 4 का अरेंजमेंट, वन पर्टिकुलर हमेशा होना ही चाहिए। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखें, r के जगह पर तो 4 ही है, इनटू यहां लिखेंगे हम 10-1 p 4-1। अब ये होगा 4 इंटू 9p3। इसको सॉल्व करने के बाद जो पाएंगे वही आंसर हो जाएगा। और एक बार फिर वही स्टेटमेंट, वन पर्टिकुलर थिंग के जगह पर अगर 2 पर्टिकुलर थिंग्स होते तो यहां ये फार्मूला 1 के जगह पर दोनों जगह 2 कर लिए जाएंगे। ध्यान रहे, यहां भी n के साथ भी और r के साथ भी दोनों जगह 2 कर लिए जाएंगे। और अगर यही एग्जांपल 3 पर्टिकुलर थिंग्स के लिए हो तो दोनों जगह ये 3 कर लिए जाएंगे। ये फार्मूला कैसे बना वो भी देखें। एज्यूम करें वही एग्जांपल, फर्स्ट रो किसी एक क्लासरूम का, उसमें 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं। बाहर क्लासरूम के हमें 4 स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया, या हमें करना है। उन 10 में से एक स्टूडेंट ने कहा कि जो बाहर 4 का अरेंजमेंट करने वाले हैं मुझे उसमें जाना ही है। एक पर्टिकुलर ने कहा कि जो बाहर 4 का अरेंजमेंट होने वाला है मुझे जाना ही जाना है। हमने कहा ठीक है चले जाओ। वो चला गया। तो बाहर हमें कितने का अरेंजमेंट करना है? बाहर तो 3 का ही करना है ना। कितने में से करना है? 9 में से, क्योंकि जो एक गया वो उन्हीं 10 में से ही था। तो अब बाहर हमें 3 का करना है, 9 में से करना है। ये आया कैसे? हमने किया 10-1 p 4-1, आया क्या? 9p3। ये तो हो गया। लेकिन जरा ये सोचें कि 9p3 से क्या हम ये बता पा रहे हैं कि हम एक्चुअल कितने का अरेंजमेंट चाहते थे? ये तो हमें पता ही नहीं है ना। इसीलिए ऑलवेज आकर के केस में, जिसमें r की एक्चुअल वैल्यू डिफाइन नहीं होती, हम r से यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 4 कर देते हैं। इसमें पहले वाले में क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले वाले में तो ये r एज इट इज है, r तो चेंज हुआ ही नहीं है। इसीलिए पहले वाले फार्मूले में हम इंटू r नहीं करते और इसमें हम r कर लेते हैं। केवल 2 ही कंडीशंस बताई जाती है रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन के लिए, और इस पर बेस्ड आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा वह इसी स्टेटमेंट के बेस पर मिलेगा जो रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन में मैंने स्टेटमेंट बताया है। तो जब भी आप इस वीडियो को देखें तो रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन के स्टेटमेंट रजिस्टर पर लिख लें, पॉज करके 1 या 2 बार वह स्टेटमेंट एज इट इज लिख लेंगे। अब हम आपके कुछ बुक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपसे नहीं हो पाए थे या कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, और उसमें मैं क्वेश्चन लिखकर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इन हाउ मेनी वेज can the letters of the word strange be arranged such that vowels occupy only the odd places?
स्ट्रेंज वर्ड का अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया, कंडीशन यह है कि वॉवेल्स ऑड प्लेसेस पर ही होने चाहिए। देखिए स्ट्रेंज वर्ड यहां है और स्ट्रेंज वर्ड के लिए जो प्लेसेस डिफाइन होंगे वो ये रहे, और इसमें वॉवेल्स दो हैं, ए और ई। हम इसे सॉल्व करें उससे पहले एक छोटा सा प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जरा देखिए, ये जूम करें। फर्स्ट रो एक किसी क्लासरूम का, उसमें 7 स्टूडेंट्स खड़े हैं। एक कोई क्लासरूम, उसके फर्स्ट रो में 7 स्टूडेंट्स खड़े हैं। उन 7 स्टूडेंट्स को बैठने के लिए पीछे 7 चेयर्स रखे हुए हैं एज लाइक दिस, और उन चेयर्स पर नंबर्स प्रिंट हैं 1 2 3 4 5 6 7। कितने स्टूडेंट्स थे? 7 खड़े थे, और उन 7 को बैठने के लिए पीछे 7 चेयर्स लगे हुए हैं, नंबर्स प्रिंट है। सारे स्टूडेंट्स जाते 1 बाय 1, उन 7 में से बैठ जाते, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2 स्टूडेंट्स ने हाथ ऊपर किया, उनसे पूछा क्या हो गया भाई तुम्हें? उन दोनों ने कहा कि जी हमें केवल ऑड नंबर्स के चेयर्स पर ही बैठना है। सबने कहा ठीक है बैठ जाओ। दोनों गए। अब जो दोनों गए वो ऑड के चेयर्स को चेक कर रहे हैं। कौन कौन से चेयर्स को चेक करेंगे? फर्स्ट को, थर्ड को, फिफ्थ को, सेवंथ को। इन्हीं को तो चेक करेंगे क्योंकि उन्हें तो ऑड पर ही बैठना था। इन 4 में से जो दोनों ने अच्छा लगा उन 2 पर बैठ गए, जो तो उन्हें अच्छा लगा उन 2 पर बैठ गए। 4 प्लेसेस थे, 2 बैठने वाले थे, 4p2 हो गया। ये 7 स्टूडेंट्स हैं। और अच्छा बना दे रहा हूं डिजाइनर। समझना और आसान हो जाएगा। ये है 7 स्टूडेंट्स, ये 2 गए, एक ये एक ये दोनों कहे कि जी हमें ऑड के चेयर्स पर ही बैठना। सबने कहा ठीक है जाओ बैठ जाओ। 4p2 एनकरेजमेंट हो गया। जरा सोच कर देखें कि 2 पर ही बैठेंगे, 4 पर बैठेंगे? ऐसा तो नहीं एक पर बैठ के एक पर हाथ रख दिया ऐसे, ऐसा तो नहीं होगा। 2 को यूज कर लेंगे। ये हमने मांगे थर्ड और फिफ्थ को यूज करना। ये दोनों यहां से चले गए और थर्ड और फिफ्थ प्लेसेस भी यूज हो चुके। भाई 2 8 के चेयर्स को उन्होंने टच भी नहीं किया, और 3 इवन के चेयर्स तो पहले से ही फ्री हैं। तो इसकी मीनिंग टोटल चेयर्स जो हमारे पास खाली थे वो कितने थे? 5। और जो बैठने वाले भी हैं वो और कितने हैं? 5 ही तो हैं। तो 5 चेयर्स, 5 बैठने वाले। इनका अरेंजमेंट क्या होगा? 5p5 दैट इज 5 फैक्टोरियल। अब इस एग्जांपल को हम यहां लाते हैं। ये 7 प्लेसेस हैं और ए और ई दोनों वॉवेल्स हैं। अब शायद मुझे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बताने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों वॉवेल्स ऑड प्लेसेस पर ही तो आने वाले हैं, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 7th। तो 4p2 की मीनिंग क्या है? ए और ई इन 4 प्लेसेस में से किसी 2 को यूज कर लेंगे। 2 8 के चेयर्स छोड़ दिया इन्होंने, और 3 इवन के चेयर्स पहले से ही फ्री हैं। 5 चेयर्स फ्री हो गए, 5 बैठने वाले हो गए, 5p5। इसी एग्जांपल को मैं उल्टा कर दूं, यह भी तो पॉसिबल था, कह दिया जाता वॉवेल्स ऑक्यूपाई ओनली द इवन प्लेसेस। सेम अप्रोच। अब वॉवेल्स को पहले इवन पर बैठा दे। वॉवेल्स अगर इवन पर जाते तो क्या होता? ई और यही दोनों स्टूडेंट्स, ये दोनों इवन को चेक किया, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, 3 प्लेसेस, 2 बैठने वाले, 3p2। सेकेंड और फोर्थ को मान ले यूज कर लिया। एक तो इन्होंने इवन छोड़ दिया, और 4 और पहले से फ्री है, तो टोटल 5 प्लेसेस फ्री हुए, और 5 बैठने वाले होते, 5 फैक्टोरियल हो जाता। तो इस तरह से vowels occupy only the odd places, even places, consonants occupy only the odd places, even places। किसी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपके बुक से ही देखकर लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स, how
how many different signals can be given using number of flags, can be given using number of flags from 5 flags of different colors, from 5 flags of different colors. यही है। इस क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है कि 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स हैं, उन्हें 5 सिग्नल्स पर आपको अरेंज करना है। कितने तरह से अरेंज किया जा सकता है? देखें, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन नंबर यूजिंग नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। इसमें यह पूछा गया है कि 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स को कितने डिफरेंट तरीके से सिग्नल्स पर यूज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। एक बार फिर सुने, 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स को कितने डिफरेंट तरीके से सिग्नल्स पर आप अरेंज कर सकते हैं। यही आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन, एक्सप्लेनेशन है। तो अब जरा देखें, हम 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स को लेकर जा रहे हैं। एक तो तरीका यह है कि हम इन 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स को 5 सिग्नल्स पर यूज करते हैं। एक तो तरीका यह है। तो क्या हुआ उसका आंसर? 5p5। आगे चलते हैं, क्योंकि परमुटेशन में आप जानते हैं पॉसिबल प्लेसेस हम डिफाइन करते हैं। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यह कहा गया कि 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स को कितने डिफरेंट तरीके से सिग्नल्स पर आप यूज कर सकते हैं। हम 5 कलर्स के फ्लैग्स लेकर तो गए थे, लेकिन एज्यूम करें कि हमें केवल 4 फ्लैग्स ही मिले, सॉरी 4 सिग्नल्स ही केवल मिले हमें। तो इनका अरेंजमेंट क्या होगा? 5p4। हम लेकर तो 5 निकले थे, लेकिन सिग्नल्स हमें 4 ही मिले, तो हम 4 पर ही उनको अरेंज कर देंगे। अगला केस, 5 फ्लैग्स हम लेकर तो निकले, लेकिन हमें सिग्नल्स 3 ही मिले, तो अब 3 पर ही उनका अरेंजमेंट कर देंगे, 5p3। अगला, हम 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स लेकर तो निकले, लेकिन 2 ही सिग्नल्स मिले, ये भी तो पॉसिबल है, तो 2 ही मिले, ये हो जाएगा 5p2। हम 5 लेकर तो गए थे, लेकिन केवल एक ही सिग्नल मिला, तो अब क्या होगा? 5p1। उसके आगे का तो केस ही नहीं बनता, क्योंकि अगर एक भी सिग्नल नहीं मिला तो इसकी मीनिंग हमने अरेंज कहीं किया ही नहीं। ठीक, तो मीनिंग इतने केसेस, इतने तरीके से हम डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स को सिग्नल्स पर अरेंज कर सकते हैं। और ये आप जानते हैं कि जब एक ही स्टेटमेंट के कई केसेस बनते हैं, तो जितने केसेस बनते हैं वह सारे ऐड कर दिए जाते हैं। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एडिशन रूल होता है। तो अब यहां क्या करेंगे? हम इन सभी को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये सभी एक ही स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। कौन सा स्टेटमेंट? डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स को सिग्नल्स पर अरेंज करना, यही स्टेटमेंट है और इसी को हम यहां डिफाइन कर रहे हैं। तो 5p5 होता है 5 फैक्टोरियल, प्लस ये भी 5 फैक्टोरियल ही होता है। 5p3 होता है, एक बार चेक करके देख लें, 5 इंटू 4 इंटू 3 60, प्लस 5p2 5 इंटू 4 20, प्लस 5p1 5 फैक्टोरियल होता है 120, प्लस 120 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 5, ये हुआ 240, 240 प्लस 60 300, 325 वेज, मीनिंग 325 तरीके से हम डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स को सिग्नल्स पर अरेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। Three ladies and 3 gents. Three ladies and 3 gents can be seated at a round table. Can be seated
at a round table so that any two and only two, so that any two and only two of the ladies sit together. Find the number of A's. थ्री लेडीज थ्री जेंट्स एक राउंड टेबल पर बैठे हैं, कोई भी दो और केवल दो लेडीज ही साथ में होनी चाहिए, और लेडीज थ्री हैं। कोई भी दो और केवल दो ही साथ में होनी चाहिए, हैं तीन, जेंट्स की कोई कंडीशन नहीं है। तो अब हमने क्या किया, जेंट्स को पहले एक राउंड टेबल पर बैठा दिया। थ्री जेंट्स हैं, ये हुआ G1, G2, G3। इनका अरेंजमेंट हुआ 2 फैक्टोरियल। ये है अरेंजमेंट जेंट्स का। जनरली अरेंजमेंट के वैल्यू में जैसे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल के साथ भी स्टेटमेंट नहीं लिखा जाता, ना ही मैं लिखता हूं, एक्सप्लेन केवल कर देता हूं, लेकिन मैं इसमें स्टेटमेंट भी लिख दे रहा हूं, इससे समझना आसान हो जाए। कॉन्सेंट्रेट करके देखें, थ्री जेंट्स का अरेंजमेंट तो हमने सर्कल में कर दिया, सर्कल में -1 होता है, 2 फैक्टोरियल हो गया। अब ये थ्री लेडीज हैं और क्वेश्चन में कहा गया केवल दो ही साथ में होनी चाहिए, कोई भी दो और केवल दो। अगर हमने उन लेडीज को N1, L2, L3 मान लिया, तो कोई भी दो और केवल दो के कितने ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, जरा सोचें। एक तो ग्रुप ये है L1, L2, दूसरा पॉसिबल ग्रुप हो सकता है L2, L3, और तीसरा पॉसिबल ग्रुप हो सकता है L3, L1। कोई भी दो और केवल दो के केवल 3 पॉसिबल केसेस बनाए जा सकते हैं, 3 पॉसिबल ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। चेक करके देखें, कोई भी दो और केवल दो, यही तो बनेंगे ना। तो हमने कर दिया इंटू 3। ये इंटू 3 क्या है, 3 है पॉसिबल ग्रुप ऑफ एनी टू एंड ओनली टू। ये तो हो गया, लेकिन जरा ध्यान से सोचिए, ये तो हमने 3 पॉसिबल बनाया, बनेगा तो कोई एक ही ग्रुप। ध्यान से देखें, अगर 3 लेडीज हैं L1, L2, L3, L1, L2 ने अगर एक ग्रुप बना लिया तो L3 तो कभी ग्रुप बनेगा ही नहीं। L2, L3 ने बना लिया तो L1 का कोई ग्रुप नहीं बनेगा। L1, L3 ने बनाया तो L2 का कोई ग्रुप नहीं बनेगा। मीनिंग पॉसिबल तो 3 है, लेकिन बनेगा तो कोई एक ही ग्रुप ना, दो का केवल एक ही ग्रुप बन सकता है। पॉसिबल 3 थे, पॉसिबल हमने लिख दिया, लेकिन एक्चुअली बना एक ही, और जो एक बना उसमें लेडीज है कितनी, 2, और इनके अरेंजमेंट्स क्या होंगे, 2 फैक्टोरियल। ये भी तो आगे पीछे जा सकती हैं। तो मीनिंग जो एक ग्रुप बना है उसका अरेंजमेंट क्या होगा, इंटू 2 फैक्टोरियल। ये क्या है, अरेंजमेंट फॉर ए सिंगल ग्रुप ऑफ एनी टू एंड ओनली टू। Arrangement for a single group of any two and only two। ये तो हो गया। अब क्या कहा गया, कोई भी दो और केवल दो। तो जो केवल दो और कोई भी दो हैं, तो इनके 3 पॉसिबल ग्रुप्स बने, और इनके 3 पॉसिबल प्लेसेस भी तो बन रहे हैं। चेक करके देखें, जो 3 पॉसिबल ग्रुप्स थे उसके 3 पॉसिबल प्लेसेस भी बने। L1, L2 अगर यहां आ जाए तो L3 कहीं और, L2, L3 यहां आ जाए तो L1 कहीं और, L3, L1 यहां आ जाए तो L1 कहीं और। तो इसकी मीनिंग 3 पॉसिबल ग्रुप्स, 3 पॉसिबल प्लेसेस। चेक करके देख लें, कोई भी दो ही साथ में हमेशा रहेंगी, तो इंटू 3 फैक्टोरियल कर दिया। ये क्या है, अरेंजमेंट, पॉसिबल अरेंजमेंट of any two and only two। अब जो स्टेटमेंट हमसे कहा गया था उसके अकॉर्डिंगली हमने अरेंजमेंट कंप्लीट कर दिया।
कोई भी दो और केवल दो ही साथ में होनी चाहिए, वह भी हमने कैलकुलेट कर लिया। जेंट्स होने चाहिए, वह भी हमने चेक कर लिया। इससे अधिक स्टेटमेंट बनता ही नहीं। तो इसकी मीनिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फेज क्या हुआ, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3। और इसका फाइनल आंसर 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, 3 यही रहेगा। 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल होता है 6। तो 2 इंटू 3 6 2 सा 12, 12 6 सा 72 वेज, यही आपका आंसर है।